नमस्कार। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पूर्वी समस्या और क्रीमिया का युद्ध। इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको बताई थी कि पूर्वी समस्या क्या है और क्रीमिया के युद्ध के कारण क्या हैं। आज हम जानेंगे कि क्रीमिया के युद्ध का क्या महत्व है और इसके क्या परिणाम निकले, क्या प्रभाव इसका पड़ा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि ऐतिहासिक पूर्वी समस्या क्या थी और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में से है पूर्वी समस्या, जो यूरोप में तुर्की साम्राज्य के पतन से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और पूर्वी समस्या को लेकर के ही ये क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया, जो रूस और फ्रांस के रूस और यूरोप की जो दूसरी शक्तियां हैं उनके मध्य लड़ा गया था। तो उसके कारण मैंने आपको बताए थे कि उसके कारण क्या क्या थे। आज हम पढ़ेंगे क्रीमिया के युद्ध के महत्व के बारे में। तो मैं बता देती हूँ पहले कि क्रीमिया का युद्ध किस प्रकार से शुरू हुआ। जनवरी 1853 में रूस के जार ने प्रस्ताव रखा कि तुर्की साम्राज्य का आपस में बंटवारा किया जाए, किंतु इंग्लैंड को रूस का ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया और रूसी राजदूत मेन्शिकोव काफ़ी क्रोधित हो उठा और उसने सुल्तान के इस निर्णय के विरोध में 1853 को रूसी दूतावास के अन्य कर्मचारियों के साथ में वो स्वदेश लौट आया। इसके बाद रूसी सेनाओं का तुर्की साम्राज्य में प्रवेश। 31 मई 1853 को रूस के जार ने तुर्की के सुल्तान को चेतावनी दी कि वह रूस की मांगें स्वीकार कर ले, अन्यथा रूस मोल्डेविया और वोलेशिया पर वो अधिकार कर लेगा। रूस की इस धमकी से इंग्लैंड और फ्रांस चौकन्ने हो गए और दोनों ने अपनी जहाजी बेड़ा को वेसिका की खाड़ी में पहुंचाने का आदेश दे दिया। इससे प्रोत्साहित होकर तुर्की सुल्तान ने रूस की मांगों को पुनः ठुकरा दिया, क्योंकि उसको पता था कि मित्र राष्ट्र मेरे साथ में हैं। अब युद्ध को रोकने के लिए ऑस्ट्रिया की पहल पर इंग्लैंड, फ्रांस और प्रशा और ऑस्ट्रिया के नेताओं का वियना में सम्मेलन हुआ। एक नोट उन्होंने तैयार किया जिसे वियना नोट कहा जाता है। इस नोट में तुर्की के सुल्तान की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए तुर्क साम्राज्य में रहने वाले ईसाइयों की सुरक्षा का अधिकार रूस को प्रदान कर दिया गया, परंतु तुर्की के सुल्तान ने वियना नोट को अस्वीकार कर दिया। परिणामस्वरूप रूस और तुर्की के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। 5 अक्टूबर 1853 को रूस को चेतावनी दी कि वह 15 दिन के अंदर मोल्डेविया और वोलेशिया को खाली कर दे, लेकिन रूस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने 23 अक्टूबर 1853 को तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने मित्र राष्ट्रों के प्रस्तावों को भी ठुकरा दिया और इंग्लैंड और फ्रांस ने युद्ध की सामुद्रिक शक्ति के प्रमुख केंद्र क्रीमिया पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वहां पर क्रीमिया के सेबास्टोपोल पर रूस का सामुद्रिक शस्त्रागार था। उसने उसमें आग लगा दी और 17 अक्टूबर से सेबास्टोपोल का घेरा प्रारंभ कर दिया। और ये घेरा जो है 11 महीने तक चलता रहा। युद्ध में दोनों पक्षों के करीब 5 लाख लोग मारे गए। सार्डिनिया के प्रधानमंत्री कैबूर ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लेने का निश्चय करते हुए अपने 18,000 सैनिक क्रीमिया भेज दिए, जिससे मित्र राष्ट्रों की बहुत बड़ी सहायता हुई। 1855 में रूस के जार निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई और अलेक्जेंडर द्वितीय रूस का जार बना। अब मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने मालाकाफ पर अधिकार कर लिया। 9 सितंबर 1855 को रूसी सेना ने अपने गोला बारूद में आग लगा दी और सेबास्टोपोल पर भी मित्र राष्ट्रों ने अपना अधिकार कर लिया। तत्पश्चात रूस संधि के लिए तैयार हुआ। तो अब क्योंकि रूस इस युद्ध में पराजित हो चुका था, तो दोनों के बीच में क्या हुई, पेरिस की संधि। 25 फरवरी 1856 को इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की और सार्डिनिया पीडमोंट के प्रतिनिधि संधि की गई दोनों के बीच में 1856 को। और संधि के जो शर्तें थी वो क्या थी, तुर्की को यूरोप की संयुक्त व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया गया और उसकी गणना यूरोप के बड़े राष्ट्र में होने लगी। तुर्की साम्राज्य में रहने वाले ईसाइयों की सुरक्षा के अधिकार से रूस को
वंचित कर दिया। रूस और तुर्की ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए। क्रीमिया पर रूस का अधिकार मान लिया गया। काला सागर को तटस्थ क्षेत्र मान लिया गया। तुर्की के सुल्तान ने अपनी ईसाई प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए उसकी स्थिति में सुधार करने का आश्वासन दिया। यह हुआ क्रीमिया का युद्ध और उसके बाद पेरिस की संधि। और अब इस क्रीमिया का युद्ध जो था वो बहुत निरर्थक युद्ध माना जाता है। आधुनिक युग का सबसे निरर्थक युद्ध इसको माना जाता है। वस्तुतः ये क्रीमिया का युद्ध यूरोपीय इतिहास का संक्रांति काल था। इससे पूर्व लगभग 40 वर्षों तक यूरोप में शांति रही, लेकिन इसके बाद हम देखें तो इसके बाद 15 वर्षों के मध्य 4 बड़े युद्ध लड़े गए। क्योंकि इसका कारण क्या था? क्रीमिया युद्ध के बाद यूरोपीय राज्यों में पारस्परिक संबंधों का दृष्टिकोण ही बदल गया था। रूस की दक्षिण की ओर प्रगति तो इस व्यवस्था द्वारा रुक गई, परंतु इस दिशा में रोके जाने पर उसने मध्य एशिया में बढ़ना प्रारंभ कर दिया और टर्की को स्वतंत्रता और उसके साम्राज्य को अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिल गई, जिसका अर्थ ये था कि उस अशांत प्रदेश में यूरोपीय सत्ताओं की संपत्ति के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। इस प्रकार वास्तव में जिन उद्देश्यों को सामने रखकर ये युद्ध लड़ा गया था, उनकी दृष्टि से ये युद्ध बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध हुआ। इंग्लैंड को इससे कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे उसका राष्ट्रीय ऋण बढ़ गया। फ्रांस को भी इससे कोई लाभ नहीं हुआ। नेपोलियन की नीति व्यक्तिगत नीति थी, राष्ट्रीय नीति नहीं। तो अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग यूरोप के देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले इटली पर प्रभाव। टर्की को छोड़कर इस युद्ध में सबसे अधिक लाभ इटली को पहुंचा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि काबूर ने इस युद्ध में 18,000 पीडमोंटी सैनिक इंग्लैंड और मित्र राष्ट्रों की सेना की सहायता के लिए भेजे थे। तो इस युद्ध में इटालियन सैनिकों के साहस और उनकी सफलता से मित्र राष्ट्रों को विजय प्राप्त हुई और एक सैनिक ताकत के रूप में सार्डिनिया की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई। तो पेरिस के शांति सम्मेलन में वह ऑस्ट्रिया का प्रबल विरोधी होते हुए भी केवल सार्डिनिया ही नहीं वरन इटली के प्रतिनिधि की हैसियत से शामिल हुआ। इस प्रकार इटली के जो बाद में जब 1870 में मैंने पढ़ाया था कि इटली का एकीकरण हुआ, स्वतंत्रता संग्राम को आवश्यक सहायता प्राप्त हो गई थी और अंत में इटली की एकता और स्वतंत्रता इसी के कारण संभव हो पाई। जर्मनी पर प्रभाव हम देखते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध ने जर्मनी की एकता के प्रयत्न को भी सहायता पहुंचाई, क्योंकि इस युद्ध का ऑस्ट्रिया के भाग्य पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। ऑस्ट्रिया के व्यवहार से रूस चिढ़ गया और उसको सदा के लिए अकेला कर दिया। 1850 में ऑस्ट्रिया रूस की सहायता से ही प्रशा को नीचा दिखा सकता था। यूरोप में नेपोलियन के पतन के बाद जो प्रतिक्रिया का राज्य चल रहा था, उसका आधार स्तंभ रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा ही थे। जब तक इन तीनों राज्यों में सहयोग बना रहा, तब तक यूरोप में प्रतिक्रिया कायम रही। समय समय पर लगने वाले उदारवादी और राष्ट्रीयवादी धक्कों को सहती रही, परंतु इस युद्ध के फलस्वरूप ये प्रतिक्रियावादी गुट में फूट पड़ गई। रूस ऑस्ट्रिया से नाराज हो गया और प्रशा की ओर झुकने लगा। 1866 में प्रशा ने ऑस्ट्रिया के साथ में जब युद्ध लड़ा तो रूस तटस्थ रहा। ऑस्ट्रिया अकेला पड़ गया और प्रशा ने उसे परास्त कर दिया और इसी कारण 1870 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो पाया। अगर क्रीमिया का युद्ध नहीं होता तो अगली 2 शताब्दियों में संयुक्त इटली और संयुक्त जर्मनी की सृष्टि नहीं हो पाती। तो कहते हैं क्रीमिया की कीचड़ में तो नवीन इटली और अप्रत्यक्ष रीति से नवीन जर्मनी का निर्माण हुआ। रूस पर प्रभाव हम देखते हैं। रूस पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। इस युद्ध ने रूस वालों की आंखें खोल दी। 1812 के बाद रूस की जो सैनिक प्रतिष्ठा बनी हुई थी वो नष्ट हो गई। इस युद्ध ने निकोलस
की अयोग्यता और भ्रष्टता को भी प्रमाणित कर दिया। और ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय में सुधार का कार्य प्रारंभ हुआ। तो रूस के इतिहास में भी हम देखें तो एक नए युग का प्रारंभ हुआ। इसके बाद फ्रांस पर प्रभाव। नेपोलियन ने मास्को की पराजय का बदला तो ले लिया और फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाया क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर और अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। तो क्रीमिया का युद्ध सामान्य अर्थ में यूरोपीय इतिहास में एक युगांतकारी युद्ध था। रूस में तो इससे प्रतिक्रिया के युग का अंत और सुधार युग का प्रारंभ हुआ ही। यूरोप में अन्यत्र भी इस युग के बाद नए युगों का आरंभ हुआ और मेटरनिख का पतन हो गया। शताब्दियों के इतिहास में पहला अवसर था जबकि इंग्लैंड और फ्रांस एक ही युद्ध में सम्मिलित हुए, किंतु एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। तो यूरोप के इतिहास में निसंदेह क्रीमिया का युद्ध एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।